गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, पेज 156। कल मैंने ये बताया था कि एंजाइम का जो मॉलिक्यूल है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने के बाद एक रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू, रिवर्सिबल का मतलब है कि अब ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, ES कॉम्प्लेक्स, ये वापस से इसमें ब्रेक भी हो सकता है। यानी कि इन दोनों का आपस में जो अटैचमेंट है वो ट्रांजिएंट होता है। ट्रांजिएंट का मतलब कुछ समय की। और इसके बाद अगला जो स्टेप है वो है PP और फिर होता है E प्लस P, है ना। ये रिएक्शंस हमें बुक में भी दिखाए गए। अब ये जो रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शंस रियल लाइफ में कैसे होते हैं, इसके लिए कई सारी थ्योरीज दी गई हैं। देखो, ये जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर पॉइंट्स के रूप में लिखे हुए हैं। फर्स्ट द सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट। तो इसके लिए अगर मैं डायग्राम बनाऊं, सपोज ये एंजाइम है, इसकी शेप मैंने E जैसी बनाई है और इसके बाद इसमें एक ये मॉलिक्यूल आकर जुड़ता है जिसका नाम है सबस्ट्रेट। ठीक है, ये सबस्ट्रेट, ये एंजाइम और ये जो है ये है इसकी एक्टिव साइट। एक्टिव साइट में यहाँ पर जुड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट इनके जुड़ने से ये जो कॉम्प्लेक्स बना इसको क्या कहेंगे, इसको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसमें क्या होगा, ये जो सबस्ट्रेट है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज अब ये दो अलग अलग प्रोडक्ट्स में इस तरह से कन्वर्ट हो गया और उसके बाद क्या हो जाएंगे, ये दोनों यहाँ से टूट के अलग हो जाएंगे। एंजाइम फिर एज इट इज रहेगा, एंजाइम फिर अगले सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा और ये प्रोसेस क्या है, ये चलता रहेगा जब तक कि एक भी सबस्ट्रेट मौजूद है, तब तक ये एंजाइम्स काम करते रहेंगे। ठीक है, और ये वाली जो प्रोसेस होता है एंजाइम की फंक्शनिंग का, इसके लिए दो थ्योरी दी गई थी। पहली तो थी लॉकेट की हाइपोथेसिस। लॉकेट की हाइपोथेसिस, पहले तो मैं बता दूं हाइपोथेसिस और थ्योरी में क्या फर्क होता है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि एक ऐसा विचार जो किसी भी प्रॉब्लम का पॉसिबल सॉल्यूशन बताता है कि ऐसा हो सकता है, और थ्योरी का मतलब ये होता है कि वो चीज़ सिद्ध हो गई है, इसीलिए अब वो एक सिद्धांत बन गई है, थ्योरी बन गई है। तो थ्योरी में और हाइपोथेसिस में ये फर्क होता है कि हाइपोथेसिस जब प्रूव हो जाता है तो वो थ्योरी बन जाता है। तो लॉकेट की हाइपोथेसिस क्या कहलाता है? लॉकेट की हाइपोथेसिस ये कहलाता है कि एंजाइम जो होता है वो लॉक की तरह होता है। ठीक है, और जैसे कि लॉक में एक जगह होती है जहाँ पर चाबी लगती है, उसी तरह से इस एंजाइम की क्या होती है, एक्टिव साइट, जहाँ पर आपका सबस्ट्रेट जुड़ता है। तो सबस्ट्रेट यहाँ पर क्या है, की तरह है। और उसके बाद जब वो वहाँ जुड़ता है तो उसके बाद क्या होता है, रिएक्शन। जैसे ताले में क्या होता है कि जब चाबी लगती है तो ताला खुल जाता है, तो उसी तरह से यहाँ पर रिएक्शन होगा। तो उन दोनों के जो फिट होने का जो मैकेनिज्म है वो ऐसा है कि हर ताले में एक स्पेसिफिक चाबी ही लगेगी। तो उसी तरह से यहाँ पर है कि हर एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट से आकर ही बाइंड करेगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे वाले प्रोसेस पे, प्रस्ताव पे। वो क्या था, वो था इंड्यूस फिट। इंड्यूस फिट थ्योरी। इंड्यूस फिट के आगे थ्योरी लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, ये सिद्ध है। इंड्यूस फिट का मतलब ये होता है कि जो सबस्ट्रेट होता है उसकी जो शेप होती है वो एक्टिव साइट के हिसाब से जरूरी नहीं कि हमेशा सेम हो। कई बार क्या होता है कि सबस्ट्रेट इस एंजाइम के पास, एंजाइम मॉलिक्यूल के पास आने के बाद अपनी शेप में कुछ ऐसा परिवर्तन लाता है जिसकी वजह से वो क्या होता है, इसमें फिट हो जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं इंड्यूस फिट थ्योरी, कि पास आने पर उनकी जो शेप्स हैं वो एक दूसरे में फिट हो जाती हैं और मतलब पहले से वो सेम नहीं होती, पहले से वो कंपैटिबल नहीं होती, पास आने के बाद वो फिट हो जाती हैं, इंड्यूस फिट होती है। तो वो थ्योरी कहलाती है इंड्यूस फिट थ्योरी। इसके बाद आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, यहाँ हम ये पढ़ेंगे
कि एंजाइम की एक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। एंजाइम की एक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, जैसे एंजाइम की एक्टिविटी को आसपास की जो एबायोटिक कंडीशंस हैं, जैसे कि टेम्परेचर, जैसे प्रेशर, जैसे पीएच, ये सब अफेक्ट करती है। तो ये किस तरह से अफेक्ट करती है, जैसे सबसे पहले इन्होंने यहाँ दिया है टेम्परेचर किस तरह से अफेक्ट करता है। अगर एक ग्राफ प्लॉट किया जाए जिसमें एक एक्सिस पर हो पीएच और एक एक्सिस पर हो एंजाइम एक्टिविटी, तो किस तरह का ग्राफ बनता है, वो बुक में दिया है। बुक में इस तरह का ग्राफ बनता है। इस ग्राफ को क्या कहते हैं, बेल शेप्ड ग्राफ। बेल शेप का मतलब यह है कि ये ऊपर से बीच में से ऊंचा होता है और साइडों से कैसा होता है, छोटा होता है। इसका मतलब कोई ना कोई पीएच की वैल्यू ऐसी है जबकि एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो मैक्सिमम होगी, है ना। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम पीएच वो होता है जिस पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। वो सबसे ज्यादा तेज गति से सारे सबस्ट्रेट से बाइंड करता है, उसे कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। और उससे ऊपर जाए पीएच से या उससे नीचे आए एंजाइम की एक्टिविटी हो जाएगी रिड्यूस। फिर उसके बाद अब इन्होंने टेम्परेचर का दिया है। टेम्परेचर के केस में भी ऐसा बेल शेप ग्राफ बनता है। उसमें भी क्या होता है कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, उसी तरह का ग्राफ यहाँ पर भी है। टेम्परेचर और यहाँ पर क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है कि जिस पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होगी, सारे एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड कर देंगे। लेकिन अगर उसके ऊपर जाएंगे तो एंजाइम क्या हो जाएगा, डीनेचर। डीनेचर का मतलब वो अपनी टर्शरी फॉर्म खो देगा बॉन्ड्स के ब्रेक होने की वजह से, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर उससे नीचे आएंगे तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा कम टेम्परेचर होने की वजह से। तो ये तो था ये। हाई टेम्परेचर से क्या होता है, देखो लिखा है हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉयज एंजाइमेटिक एक्टिविटी बिकॉज प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड बाय हीट। इसके बाद आता है तीसरी टॉपिक जिसका नाम है कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन का क्या असर पड़ता है। सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन का इफेक्ट दिखाने के लिए इन्होंने फिगर 9.7 के तीसरे पार्ट में यानी सी में एक ग्राफ बनाया। और वो ग्राफ किस तरह से है कि एक एक्सिस पर रखा है उन्होंने सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन और एक पर रखा है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, यानी कि इधर है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन और इधर है सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन। ये इस तरह के जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं और उसमें जो वैल्यू लिखी जाती है वो क्या इंडिकेट करती है, कंसेंट्रेशन को। और इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा क्या है, एस, यानी कि सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन की यहाँ बात हो रही है। दूसरे एक्सिस पर लिखा है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कितनी तेज गति से काम करेगा। अब देखो रिएक्शन जैसे जैसे हम कंसेंट्रेशन बढ़ाते हैं सबस्ट्रेट की, यहाँ सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन की बात हो रही है, एंजाइम की नहीं। तो जैसे जैसे इसकी कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे रिएक्शन की जो स्पीड है वो बढ़ती जाएगी और एक समय पे आके वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, है ना। इसी तरह का ग्राफ इन्होंने यहाँ पर बनाया। ये जो मैक्सिमम स्पीड होती है इसको हम कहते हैं वी मैक्स। मैक्सिमम स्पीड को कहते हैं वी मैक्स। और वो कंसेंट्रेशन सबस्ट्रेट की वो कंसेंट्रेशन जिस पर की वेलोसिटी हाफ वी मैक्स होती है, वी मैक्स बाय 2, यानी कि फुल स्पीड की हाफ स्पीड जिस कंसेंट्रेशन पे होगी। सपोज हाफ स्पीड यहाँ होगी और फुल स्पीड यहाँ होगी, तो हाफ स्पीड पर ऐसे करके देखेंगे और फिर ऐसे करके देखेंगे, है ना, कितनी कंसेंट्रेशन है उसको क्या कहेंगे। हाफ स्पीड पर जो वी मैक्स होगी उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे के एम। के एम का मतलब होता है माइकेलिस मेंटेन कांस्टेंट। माइकेलिस मेंटेन
कांस्टेंट। दो वैज्ञानिक थे, माइकलिस और मेंटन। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने स्टडी किया था एंजाइम काइनेटिक्स को। दे स्टडी एंजाइम काइनेटिक्स, एंजाइम किस तरह से काम करते हैं उसको उन्होंने स्टडी किया था। हर एक एंजाइम का जो माइकलिस मेंटन कांस्टेंट यानी कि Km की वैल्यू होती है वो कैसी होती है, वो पर्टिकुलर फिक्स होती है, यानी कि कितने Vmax हाफ जो मैक्सिमम वेलोसिटी है उस समय कितनी कंसेंट्रेशन होगी उस सबस्ट्रेट की, तो वो किस पर डिपेंड करता है, वो एंजाइम का स्पेसिफिक होता है। ये तो हुआ Km और S। अब देखो आगे क्या दिया है, with increase in substrate concentration velocity of the enzymatic reaction rises at first, the reaction ultimately reaches a maximum velocity which is not exceeded by any further rise in concentration of substrate। क्यों राइज नहीं होता, क्योंकि जितने भी एंजाइम्स थे सबकी एक्टिव साइट क्या हो गई, ऑक्यूपाई हो गई। This is because enzyme molecules are fewer than substrate molecules and after saturation of these molecules there are no free enzyme molecule to bind with the additional substrate molecules। The activity of an enzyme is sensitive to presence of specific chemicals। अब देखो यहाँ पर अब बात आती है रेगुलेशन की, एंजाइम्स का रेगुलेशन कैसे होता है। अब बात आती है रेगुलेशन। क्या बाहर से, रेगुलेशन का मतलब क्या है कि बाहर से आने वाले कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं, या तो उसे बढ़ा सकते हैं या उसे घटा सकते हैं। अगर ये बाहर से आने वाले मॉलिक्यूल्स एंजाइम की एक्टिविटी को घटाते हैं तो उन्हें इनहिबिटर कहा जाता है। इनहिबिटर, जो इनहिबिट करें उन्हें इनहिबिटर कहेंगे और इस प्रोसेस को कहते हैं इनहिबिशन। अच्छा, ये जो इनहिबिशन होता है ये दो तरह के मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है। बाहर से आने वाला मॉलिक्यूल अगर सबस्ट्रेट की जैसा है शेप में तो उसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहते हैं, और अगर वो उसके जैसा शेप में नहीं है तो उसे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहते हैं। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जैसे अभी एक एग्जांपल लिया था कि एंजाइम की जो शेप है वो ऐसी है। अब सपोज करो कि जो नॉर्मल सबस्ट्रेट है उसकी जैसी शेप वाला कोई मॉलिक्यूल आए और यहाँ से बाइंड कर जाए, तो वो रिएक्शन कैरी आउट नहीं करेगा, लेकिन वो क्या करेगा, इसकी एक्टिव साइट से बाइंड कर जाएगा और एंजाइम की एक्टिविटी को वो रोक देगा, यानी कि इसको उसने क्या कर दिया, ऑक्यूपाई कर लिया। तो इस तरह के इनहिबिशन को कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, इसको कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्यों कहते हैं, वो इसीलिए क्योंकि जो नॉर्मल सबस्ट्रेट होते हैं उनकी शेप भी ऐसी है जैसी इस इनहिबिटर की है, और इनहिबिटर की शेप भी ऐसी है जैसी कि सबस्ट्रेट की है। तो ये दोनों क्या करते हैं कि एक बाइंड करने पे रिएक्शन को इनहिबिट कर देगा और दूसरा बाइंड करने पे रिएक्शन को करेगा। तो दोनों कंपीट करते हैं इनएक्टिव साइट्स के लिए। जिसकी ज्यादा कंसेंट्रेशन होती है वो ज्यादा बाइंड कर जाता है। सबस्ट्रेट अगर ज्यादा है संख्या में तो सबस्ट्रेट ज्यादा बाइंड करेंगे, इनहिबिटर ज्यादा है तो इनहिबिटर ज्यादा बाइंड करेंगे। कंपटीशन किसके लिए होता है, एक्टिव साइट के लिए, इसीलिए इस प्रोसेस को कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहते हैं। देखो अब इसका एग्जांपल इन्होंने क्या दिया है, एंजाइम का नाम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज और इसका जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल है उसका नाम है मेलोनेट। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज किसका नाम है, ये एंजाइम का नाम, और इनहिबिटर का नाम क्या दिया है, मेलोनेट। ये इनहिबिटर का नाम है और सबस्ट्रेट का नाम क्या है, सक्सिनेट। ये जो एग्जांपल है ये याद रखो, सक्सिनेट है सबस्ट्रेट, इनहिबिटर है मेलोनेट और सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज है एंजाइम। तो सक्सिनेट और मेलोनेट की शेप एक जैसी होने की वजह से वो क्या करते हैं, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज की एक्टिव साइट्स के लिए compete करते हैं। यह है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जांपल।
इसके अलावा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के एग्जांपल्स भी होते हैं और दूसरे तरह के और इनहिबिशन और रेगुलेशन भी होते हैं जो कि आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ोगे। इसके बाद बात आती है क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। क्लासिफिकेशन, पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि ऑर्गेनिज्म इनको एंजाइम्स को कितनी क्लासेस में क्लासिफाई किया गया। इसको 6 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया, जिनमें 6 क्लासेस के बाद 4 से 13 सब क्लासेस हो रहे हैं, यानी कि उन्हें फर्दर भी छोटी छोटी उसमें सेक्शंस में डिवाइड किया गया है और नेम्ड अकॉर्डिंगली बाय अ 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर से उनकी नेमिंग की जाती है। सबसे पहला जो टाइप है एंजाइम का वो है ऑक्सीडोरिडक्टेज। ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम या फिर इनका नाम है डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। इसका मतलब क्या है, जब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन इन्वॉल्व होता है तब जो एंजाइम्स रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं उनको ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या दिया है, एस रिड्यूस प्लस एस डैश ऑक्सीडाइज्ड। इसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले जाएं, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, इस समय ये कैसा है, ये रिड्यूस्ड है ना। अगर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर एस ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसने इसको इलेक्ट्रॉन्स दे दिए थे, इसीलिए अब ये क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया और एस डैश क्या हो गया, वो रिड्यूस हो गया। ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का कंसेप्ट क्या है, वही कंसेप्ट ये है कि जो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है वो रिड्यूस हो जाता है और जो इलेक्ट्रॉन को दे देता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है वो रिड्यूस क्यों हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, है ना, उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसका मतलब वो रिड्यूस हो गया। ये याद करने का तरीका है, ठीक है। तो ऐसे एंजाइम जो कि इस तरह के रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं उन्हें ऑक्सीडोरिडक्टेज कहते हैं। इसके बाद आता है ट्रांसफरेज। अगले जो है उन्हें कहते हैं ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज वो होते हैं जो किसी फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं, जैसे एस जी, एस क्या है सबस्ट्रेट, जी है फंक्शनल ग्रुप। इसमें अगर यहाँ पर ऐड है एस डैश, तो उसके बाद क्या होगा, ये फंक्शनल ग्रुप सपोज करो किसके पास पहुंच गया, एस डैश के पास पहुंच गया। तो इस तरह से ग्रुप उधर दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर हो गया, तो इसको कहेंगे हम ट्रांसफरेज। इसके बाद आती है हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज ये वो एंजाइम्स होते हैं जो हाइड्रोलिसिस वाले रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब ब्रेकडाउन, किस किस का ब्रेकडाउन, एस्टर का, ईथर का, पेप्टाइड का, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का, सी हेलाइड और पीएन बॉन्ड्स का। तो इस तरह के जो बॉन्ड्स होते हैं इनका ब्रेकडाउन करने वाले, तो यहां पर हम लिख देते हैं ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड्स। इस काम में ये अपना रोल प्ले करते हैं हाइड्रोलेज। इसके बाद आता है लाइसेस, LYASES। लाइसेस क्या करते हैं, ये लाइसिस कराएंगे, लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन। और एंजाइम दैट कैटेलाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट्स बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस लीविंग डबल बॉन्ड्स। तो इसकी वजह से ये बन जाते हैं डबल बॉन्ड और होता क्या है, रिमूवल ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। ग्रुप्स हट जाते हैं, डबल बॉन्ड बन जाते हैं। जबकि हाइड्रोलेज में क्या होता है, सिर्फ ब्रेकडाउन होता है। अब आती है बात आइसोमरेज की। अगला एंजाइम का नाम है आइसोमरेज। आइसोमरेज का मतलब है कि एक आइसोमर
दूसरे आइसोमर में परिवर्तित अगर होगा तो उन रिएक्शंस को कैटेलाइज कौन करेगा? आइसोमरेज करेगा। आइसोमर्स क्या होते हैं? एक ही मॉलिक्यूल की दो या दो से ज्यादा जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं उनके आपस में इंटर कन्वर्जन में हेल्प करते हैं आइसोमरेज। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया ऑप्टिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिक आइसोमर और पोजिशनल आइसोमर। ये ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिक और पोजिशनल आइसोमर क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ोगे तुम केमिस्ट्री में, ठीक है। इसके बाद लाइगेजेस, नेक्स्ट है लाइगेजेस। लाइगेजेस का मतलब वो जो ज्वाइनिंग कराते हैं, दो मॉलिक्यूल्स की ज्वाइनिंग वाले रिएक्शन को कैटेलाइज करने वाले जो रिएक्शंस होते हैं उनको लाइगेजेस कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स देखो, कंप्लीट जो फंक्शनल एंजाइम होता है उसको क्या कहते हैं? होलो एंजाइम। यानी कि एंजाइम का जो फंक्शनल मॉलिक्यूल है उसको हम कहेंगे होलो एंजाइम। अब इसमें क्या होता है कि कुछ पार्ट प्रोटीन वाला होता है, कुछ पार्ट नॉन प्रोटीन वाला पार्ट होता है। जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं एपो एंजाइम, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको कहते हैं कोफैक्टर, ठीक है। तो एपो एंजाइम और कोफैक्टर को मिलकर ये बनता है होलो एंजाइम, यानी कि फंक्शनल एंजाइम। अब ये जो एंजाइम्स हैं तो इसमें इसके अलावा और क्या पाया जाता है? देखो, कोफैक्टर्स के कितने टाइप्स होते हैं? पहले है प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, कोएंजाइम्स, मेटालाइन्स। ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है ये तीन तरह का हो सकता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, कोएंजाइम्स और मेटालाइन्स। सबसे पहले प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स कैसे होते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप्स का मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टाइटली बाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टाइटली बाउंड, ये इनकी डेफिनेशन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन पेरोक्साइडेज एंड कैटालेज विच कैटलाइज द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड इज पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? पेरोक्साइडेज और कैटालेज, इन दोनों के अंदर प्रेजेंट है कौन सा प्रोस्थेटिक ग्रुप? जो कि रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। इसके बाद बात आती है कोएंजाइम्स की। कोएंजाइम्स आर आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड बट देयर एसोसिएशन इज ट्रांजिएंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लूजली बाउंड, ये क्या हो गया? ये हो गए कोएंजाइम्स, ठीक है। कोएंजाइम्स मतलब जो लूजली बाउंड हो गए उन्हें कहेंगे कोएंजाइम्स, ठीक है। इज ए नंबर ऑफ कोएंजाइम्स आर आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड बट देयर एसोसिएशन इज ट्रांजिएंट अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालिसिस। सिर्फ जब रिएक्शन होगा उसी दौरान ये रिएक्शन कैटेलाइज करेंगे। कोएंजाइम्स सर्व एज कोफैक्टर इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन। एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ मेनी कोएंजाइम्स आर विटामिन। तो इनके एग्जांपल्स क्या हुए? विटामिन कोएंजाइम्स की तरह काम करते हैं। एग्जाम्पल क्या दिए? एनएडी, एनएडीपी। एनएडी और एनएडीपी में विटामिन होता है नायसिन। एनएडी, एनएडीपी में विटामिन का नाम है नायसिन, ठीक है। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इसके बाद आते हैं जिनमें मेटालाइंस होते हैं, जिनकी वजह से दो मेटालाइंस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनाएंगे। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स प्रोटीन वाले पार्ट्स के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनाएंगे
और एट द एक्टिव साइट एंड एट द सेम टाइम फॉर्म वन और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स विद द सबस्ट्रेट, यानी कि दोनों के साथ जुड़े, एक तो एक्टिव साइट एंजाइम की और इसके अलावा सबस्ट्रेट के साथ। और एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है जिंक, जो कि कार्बोक्सीपेप्टाइडेज का मेटालाइन है, यानी कि कोफैक्टर है। कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन इट इज रिमूव्ड, तो इसका मतलब जैसे ये मेटालाइंस हटते हैं इनकी कैटालिटिक एक्टिविटी चली जाती है। इससे साबित होता है कि उनका इम्पोर्टेंट रोल है ना। अब यहाँ पर एक टॉपिक ये था कि नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है कि एंजाइम का नाम कैसे रखा जाता है। एंजाइम्स का नाम ज्यादातर इस तरह से रखा जाता है, सबस्ट्रेट प्लस एज। जैसे कि प्रोटीन को ब्रेक करने वाला एंजाइम कहलाएगा प्रोटीएज, ठीक है। उसी तरह से लिपिड को ब्रेक करने वाला कहलाएगा लाइपेज। उनकी एक्टिविटी की वजह से भी हो सकता है कि वो कर क्या रहे हैं, जैसे लाइगेशन करने वाले को लाइगेज कहते हैं, है ना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन करने वाले को ऑक्सीडो रिडक्टेज कहते हैं। लेकिन कई बार वो सबस्ट्रेट के ऊपर भी डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने ये दो एग्जांपल दिए कि प्रोटीन को ब्रेक करने वाला प्रोटीएज, लिपिड को ब्रेक करने वाला लाइपेज, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर होता है फिनिश, और इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन।